डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम यील्ड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। इस क्वांटम यील्ड को हम क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं। क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो है फाई, ऐसा। तो इससे हम दिखाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसका मैं रीज़न बताऊंगा। पहले देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे पास में लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है, जो स्टॉक और आइंस्टाइन ने दिया था। उसमें क्या कहता है वो? उसमें कहता है कि एक फोटॉन एक मॉलिक्यूल, यानी एक फोटॉन जब एक मॉलिक्यूल को मिलता है वो एक्साइट होता है और रिएक्ट होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक मॉलिक्यूल एक्साइट होने के बाद में रिएक्ट नहीं होता। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्साइट होने के बाद में ये एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में लूज करते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं, और कुछ ओवर रिएक्ट भी हो सकती है। बात मेरी समझ में आ रही है? अब ये जो कॉन्सेप्ट, ये वाला लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस जो स्टॉक आइंस्टाइन लॉ है, ये सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। प्राइमरी प्रोसेस, वहां पे 1:1 है, यानी एक फोटॉन या एक क्वांटम ऑफ लाइट एक मॉलिक्यूल को मिलता है और वो एक्साइट होता है, और एक्साइटेशन के बाद में उसमें रिएक्शन हो या ना हो उस पर ये डिपेंड नहीं करता। यानी ये हम नहीं बता सकते कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, या हर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? अब इससे थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड जो है ये हमें दोनों स्टेप्स, यानी प्राइमरी प्रोसेस या प्राइमरी इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट दोनों के बारे में बताता है, और हमें ये बताता है कि कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए। ये है एक्चुअल में क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। यानी अगर मैं ऐसा कहूं कि क्वांटम यील्ड जो है या क्वांटम एफिशिएंसी जो है वो क्या है, वो एक्चुअल में हमें ये बताता है कि कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए। यानी ये हमें दोनों स्टेप्स के बारे में बताता है, जबकि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्टेप के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंडरी स्टेप को वो नहीं देखता। सेकेंडरी स्टेप में क्या हुआ ये वो नहीं बता सकता। बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्वांटम यील्ड है ये हमें कैसे पता चलेगा? हम ये देखेंगे सबसे पहले कि मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट हुए एक गिवन टाइम में, ठीक है, जैसे पर सेकंड। और उसके बाद में देखेंगे उसी टाइम में कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन मतलब क्वांटम ऑफ लाइट, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन गिवन टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। यानी उस टाइम में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए और फोटॉन्स कितने एब्जॉर्ब हुए। मान लीजिए हम 5 मिनट का गैप लेते हैं, हम देखेंगे 5 मिनट्स में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए और उन 5 मिनट्स में कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए। उससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी क्वांटम यील्ड क्या है, या हम ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल टू फोटॉन रेशो क्या है। बात समझ में आ गई? शाबाश। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोटॉन जो है, फोटॉन को हम दिखा सकते हैं h म्यू से। बात समझ में आ रही है? ये बात याद रख लेना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर सेकंड सपोज लेंगे या पर यूनिट टाइम लेंगे, ठीक, या इन ए गिवन टाइम, ठीक, डिवाइड बाय लिखेंगे नंबर ऑफ h म्यू। h म्यू मतलब फोटॉन्स।
सपोज मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जितने सपोज बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए उतने ही फोटॉन्स भी एब्जॉर्ब हुए। मैं कहूँगा कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, n नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। बात समझ में आ रही है? एब्जॉर्ब्ड इन ए गिवन टाइम। ठीक, यही लिख सकते हैं ना? शाबाश। तो मेरी बात समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कराता हूँ और n नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कराता हूँ, यानी जितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए उतने ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए। तो ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, सिंगल मॉलिक्यूल्स। अब सपोज मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ या दर्जन में पहले कन्वर्ट करता हूँ। 1 डजन, हाउ मेनी डजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड एंड हाउ मेनी डजन्स ऑफ फोटॉन्स वर एब्जॉर्ब्ड, यानी कितने डजन, कितने दर्जन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए या रिएक्ट हुए और कितने दर्जन फोटॉन एब्जॉर्ब हुए। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स याद रखना, मोल्स। अब मैं मॉलिक्यूल्स नहीं, मोल्स। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड पर यूनिट टाइम। कितने एवोगैड्रो या कितने मोल रिएक्ट हुए पर यूनिट टाइम। फिर मैं देखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम, यानी मैं ऐसा कहूंगा, पहले मॉलिक्यूल्स में लूंगा, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए, कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए। फिर मैं दर्जन में कहूंगा कितने दर्जन मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए, कितने दर्जन फोटॉन एब्जॉर्ब हुए। यानी अगर मैं एक एक करके ले रहा हूं तो फोटॉन भी एक एक करके, अगर मैं मॉलिक्यूल दर्जन में ले रहा हूं तो फोटॉन भी मैं दर्जन में ही लूंगा। अगर मैं कहूंगा कितने मोल्स ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, तो मैं कहूंगा कि इस दौरान कितने मोल्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट हुए। बात समझ में आ रही ना? यानी मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ N0 या Na कहूंगा, एवोगैड्रोज नंबर, या ऐसे Na मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड पर यूनिट टाइम। ठीक, मोल्स मीन्स एवोगैड्रोज नंबर ऑफ, कितने एवोगैड्रोज रिएक्ट हुए। और इसी दौरान नंबर ऑफ Na फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, यही कह सकता हूं ना। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ Na मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ NaHmu। Hmu क्या है? फोटॉन एब्जॉर्ब्ड। NaHmu मीन्स कितने मोल्स, कितने मोल फोटॉन। और याद रखना 1 मोल फोटॉन जो है उनकी एनर्जी बराबर रहती है 1 आइंस्टाइन। 1 आइंस्टाइन। बात समझ में आ रही ना? 1 मोल फोटॉन की जो एनर्जी है उसको कहते हैं 1 आइंस्टाइन। बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स एब्जॉर्ब्ड। इसके बदले में लिखूंगा मैं नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स। बात समझ में आ रही है? और Na के बदले में वापस हम मोल्स भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो मैं अब शॉर्टकट में लिख सकता हूं यहां पे 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स एब्जॉर्ब्ड। यानी मोल्स ऑफ फोटॉन्स मीन्स आइंस्टाइन्स। याद रखना, मैं यहां पे लिखता हूं मोल्स
ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू आइंस्टाइन्स। एक मोल एक आइंस्टाइन, ठीक है, तो कितने मोल उतने आइंस्टाइन्स। बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये जो क्वांटम यील्ड है ना, क्वांटम यील्ड यानी फाई, ये हाई भी रह सकता है, ये लो भी रह सकता है, और ये बराबर भी रह सकता है, 1:1, बिल्कुल मॉडरेट। अगर ये हाई चला गया तो ये अप टू 10⁶ इतना भी जा सकता है। यानी एक फोटॉन या एक मोल फोटॉन एब्जॉर्ब होने से 10⁶ मोल मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे। ये होगा हाई यील्ड। और एक मोल फोटॉन एब्जॉर्ब किया तो एक मोल मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ, मैं बोलूंगा इसको ये 1:1 रेशो है। और मान लीजिए 1000 फोटॉन्स इसने एब्जॉर्ब किए और एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ, तो मैं बोलूंगा कि इसका क्वांटम यील्ड जो है वेरी लो है, यानी अप टू 10⁻³ यहाँ तक भी जा सकता है। क्वांटम यील्ड कैन बी हाई, लो और मॉडरेट। अब ये हाई कब होगा, लो कब होगा और मॉडरेट कब होगा, ये हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सबसे पहले लेंगे हम हाई क्वांटम यील्ड कब आता है। मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ और यही दो हमें ज़्यादा डिस्कस करने। हाई क्वांटम यील्ड कब आता है, क्यों आता है, लो क्वांटम यील्ड कब आता है, क्यों आता है। ये तो हमारा एक्सपेक्टेड है, हम चाहते हैं कि इतना आ जाए, 1 फोटॉन एब्जॉर्ब हो, 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो। सबसे पहले देखेंगे हाई क्वांटम यील्ड। हाई क्वांटम यील्ड का क्या मतलब है? हाई क्वांटम यील्ड का मतलब फाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, फाई ग्रेटर देन 1, अप टू 10⁶, कुछ भी रह सकता हो। ऐसा कब कब होता है और क्यों होता है, ये हम देखेंगे। देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं इसकी। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में फॉस्जीन की। फॉस्जीन नाम सुना होगा आपने, मैं दिखाऊंगा। सपोज अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन मिला दूं, इसके ऊपर विजिबल लाइट डाल दूं, ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट होके बनाते हैं COCl2। और इसका जो क्वांटम यील्ड है, क्वांटम यील्ड इसका बहुत ही हाई है, 10⁻³ बात समझ में आ रही है? जब इसका क्वांटम यील्ड हाई है। दूसरी एक रिएक्शन, सपोज मैं H2 + Cl2 आपस में रिएक्ट कराता हूं, ये बनाते हैं 2 HCl। तो इसमें क्वांटम यील्ड जो है फाई वो जाता है फ्रॉम 10⁻⁴ टू 10⁻⁶। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लूं H2O2, इसके ऊपर लाइट डाल दूं Hµ, राइट, तो ये डिकम्पोज होके 2H2O + O2 बनाता है और इसका क्वांटम यील्ड आता है अप टू 7। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखते हैं इस पे रीजन क्या है, क्वांटम यील्ड हाई क्यों आता है। इसका रीजन तो होगा ना कुछ, रीजन क्या है, हाई क्वांटम यील्ड का रीजन क्या है। देखो एक रीजन मैं बताता हूं आपको। कहीं कहीं पे क्या होता है कि रिएक्टेंट पे जब लाइट पड़ती है तो प्राइमरी प्रोसेस हो जाता है, या मैं बताऊंगा कि इसमें डिसोसिएशन भी हो सकती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। एक रीजन, जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स कराते हैं चेन रिएक्शन। क्या कराते हैं? चेन रिएक्शन। यानी यहां पे मान लीजिए एक फ्री रेडिकल बन गया ए, और ए का फ्री रेडिकल बन गया ये ए फ्री रेडिकल यहाँ पे। अब ये बी के साथ में सपोज रिएक्ट कराते हैं, तो ए फ्री रेडिकल बी के साथ में रिएक्ट करा के ए बी बनाता है प्लस बी फ्री रेडिकल बनाता है। और ये फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन करा के, मतलब एक फोटोन के बलबूते पे बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती है। एक फोटोन एब्जॉर्ब होता है लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती है। उससे भी
क्या होता है कि चेन रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन, तो क्वांटम यील्ड ज़्यादा आता है। एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ लेकिन रिएक्शंस ज़्यादा हो गई। ये हो गया एक रीज़न। अब दूसरा जो रीज़न है, सपोज एक रिएक्टेंट ने लाइट एब्जॉर्ब की और ये एक्टिवेट हो गया, और इसमें सपोज ये रिएक्टेंट इस तरह था, इसने फ्री रेडिकल्स भी बना दिए, ठीक है, ए फ्री रेडिकल, ए फ्री रेडिकल। उसके बाद में ए और बी रिएक्ट हुआ, ये बना देंगे ए बी प्रोडक्ट, ए बी प्रोडक्ट, ए बी प्रोडक्ट। अब ये ए बी प्रोडक्ट बनने के बाद में कभी कभी क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ पे हीट निकलती है, हीट, और ये जो हीट है, ये हीट यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस इनिशिएट करती है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो रिएक्शन निकलती है तो वहाँ पे उस हीट निकलती है, तो उस हीट से फर्दर रिएक्शन हो जाती है, यानी वहाँ पे डार्क रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है हाई क्वांटम यील्ड का। समझ में आया? ये हो गई एक बात, मतलब दूसरा रीज़न। अब हम देखते हैं, मतलब ये दो मेन रीज़न है। एक रीज़न है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, दूसरी रीज़न है कि यहाँ पे हीट जनरेट होती है सेकेंडरी प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, तो वो हीट जो वो यूटिलाइज होती है फॉर फर्दर रिएक्शंस, उससे क्वांटम यील्ड बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं लो क्वांटम यील्ड कब आता है। लो क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड का मतलब फाई जो है वो लेस देन 1 है, ठीक, ये आपको याद रखना। लो क्वांटम यील्ड कब आता है और किन किन रिएक्शंस में आता है। चलो मैं एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं। एक रिएक्शन है H2 प्लस Br2। इस रिएक्शन में बनता है 2 HBr, लेकिन क्वांटम यील्ड जो है वो बहुत ही कम आता है, 0.001। इसी तरह से NH3, ये लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और बनाता है N2 प्लस थ्राइस H2। इसका भी क्वांटम यील्ड आता है 0.2, ठीक है, बहुत ही लो क्वांटम यील्ड। इसी तरह से मैं एसीटोन की बात करता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है, ये बनाता है एक CO, ये वाला, प्लस बनाता है ये CH3 यानी C2H6। बात समझ में आ गई? और इसमें भी क्वांटम यील्ड रहता है 0.1, यानी वेरी लो। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब अगर क्वांटम यील्ड लो आ रहा है, क्वांटम यील्ड क्या आ रहा है? लो, तो इसका तो कुछ रीज़न होगा ना। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। हाई क्वांटम यील्ड के तो कम रीज़न है, लेकिन लो क्वांटम यील्ड के बहुत ज़्यादा रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो रीज़न है, रीज़न फॉर लो क्वांटम यील्ड, लो फाई। सबसे पहला रीज़न, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, इसके ऊपर लाइट पड़ी और ये रिएक्टेंट एक्टिवेट हो गया। अब इसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए ना, प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अगर इसने प्रोडक्ट बनाया तो क्वांटम यील्ड अच्छी आएगी। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि यहाँ पे इसमें डीएक्टिवेशन हो जाती है, यानी एक्टिवेटेड रिएक्टेंट जो है ये अपनी एनर्जी लूज करता है। ये लूज कर सकता है, नंबर 1, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की वो वापस देगा, फ्लोरेसेंस होगा, सीधा फ्लोरेसेंस। अगर फ्लोरेसेंस में एनर्जी ज़ाया हो गई तो इसका मतलब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करना चाहता था अब वो रिएक्ट नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा जो है वो फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस में भी कर सकता है। फॉस्फोरेसेंस, अगर इसने फॉस्फोरेसेंस किया तब भी एनर्जी लॉस हो गई और यील्ड जो है कम आ जाएगा। या ये इन द फॉर्म ऑफ हीट कर सकता है, हीट, एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी, लाइट एनर्जी, वो लूज की इसने इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यहाँ पे मॉलिक्यूल वापस डीएक्टिवेट होगा, यानी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा, कोलिजन विद वॉल्स।
कंटेनर। इन्हें कंटेनर के वॉल के साथ में इसने कोलाइड किया तो क्या होगा? देखो, ये मान लो एक वेसल है जिसमें हम रिएक्शन लगा रहे हैं। यहाँ पे हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, ये एक्टिवेट हो गया, लेकिन एक्टिवेट होने के बाद में इसके साथ में ये टकरा रहा है, तो पूरी की पूरी एनर्जी इस दीवार को मिल रही है, यानी इस वेसल के वॉल को मिल रही है। अगर इसको एनर्जी मिल गई तो ये जो मॉलिक्यूल है वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा और एनर्जी वॉल में चली जाएगी, और वॉल का तो कुछ होना नहीं है, तो वो पूरी रिएक्शन यानी पूरी एनर्जी ज़ाया हो गई। ये गया चौथा। और पांचवा क्या है? पांचवा यह है कि एक मॉलिक्यूल, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, Br2 है, इसको एनर्जी दे रहा है, ये बनाता है Br2 सपोज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, और इसके साथ में H2 है, ये अपनी एनर्जी इसको दे रहा है H2 को, और ये H2 एक्टिवेट हो रहा है। तो होना क्या था? अगर ये इसको एनर्जी मिलती है, इजीली ब्रेक हो जाता, ब्रेक होने के बाद में H2 के साथ रिएक्ट करता, HBr बनाता। लेकिन इसने क्या किया? अपनी एनर्जी उठाई और H2 को दे दी, यानी हाइड्रोजन के साथ कोलाइड किया और इसको दे दी एनर्जी। तो हाइड्रोजन तो कुछ करने वाला नहीं है, यानी नॉन रिएक्टिंग हो गया, वो इस एनर्जी को ज़ाया कर देगा। ठीक है, यहाँ पे तो फ्री रेडिकल बनना इजी था, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका मतलब ये कोलिजन में ज़ाया हो गई, कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स, कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल सॉल्वेंट भी हो सकता है, सपोज सॉल्वेंट लिया हमने और उसमें सॉल्वेंट में इसने अपनी एनर्जी ज़ाया कर दी, या किसी इम्प्योरिटी के साथ में इसने अपनी एनर्जी ज़ाया कर दी, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया ना? लेकिन इससे भी खास रीज़न जो मैं बताऊंगा आपको, सपोज सिक्स्थ रीज़न बताऊंगा यहाँ पे। सिक्स्थ रीज़न क्या है? सपोज एक मॉलिक्यूल ने लाइट एब्जॉर्ब की और फ्री रेडिकल्स बना दिए। क्या बना दिए? फ्री रेडिकल्स। सपोज Br जो है, Br इसके ऊपर लाइट हमने डाल दी और इसने बनाया Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल, लेकिन बनाने के बाद में ये वापस रिकम्बाइन हो गया। सपोज ये बनाएगा वापस Br, यानी जो हमने यूज की थी एनर्जी इसको ब्रेक करने के लिए, वो ब्रेक होने के बाद में फिर से रिजॉइन हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है। तो मैं बोलूंगा रिकम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का रिकम्बिनेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एनर्जी थी वो पूरी ज़ाया हो गई, राइट? या ऐसा भी हो सकता है, सेवंथ, जो हमने लाइट यूज की मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराने के लिए, वो लाइट जो है वो प्रोडक्ट तो बनाता है, लेकिन प्रोडक्ट वापस में रिवर्स हो जाता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन, मैं बोलूंगा रिवर्सिड रिएक्शन इज रिवर्स्ड बाय सम डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब जिसमें लाइट की जरूरत नहीं रहती है, तब भी हमें क्वांटम यील्ड जो है कम आएगा, क्योंकि हम एक फोटोन एक मॉलिक्यूल चाहते हैं, लेकिन फोटोन तो इसने सपोज 10 एब्जॉर्ब किए, लेकिन 9 फोटोन जो 9 फोटोन के बने हुए प्रोडक्ट्स इसने वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर दिए, तो क्वांटम यील्ड तो लो आनी है। ठीक? या ऐसा भी हो सकता है कि हमने सपोज एक रिएक्शन की A प्लस B हमने रिएक्शन लगा दी, ठीक? इसमें बन रहा है प्रोडक्ट AB प्लस B रेडिकल। अब यहां पे जो सेकेंडरी इसमें बन गया ये रेडिकल, ये रेडिकल सेकेंडरी प्रोसेस में तो बन गया, प्रोडक्ट बन गया, इसने यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन प्रोडक्ट के साथ में कुछ ऐसा बन गया जो एज रिएक्टेंट काम करता है, यानी जो फिर से ये रिएक्शन करता है। समझ में आया ना? या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमने जो रिएक्शन की उसमें
सेकेंडरी प्रोसेस में कुछ ऐसा बना जिसने ये रिएक्शन वापस कर दी। वापस मतलब हम रिएक्टेंट को कंज्यूम कराना चाहते थे, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस में रिएक्टेंट वापस फिर से मिल रहा है, फिर से वही रिएक्टेंट मिल रहा है वापस सेकेंडरी प्रोसेस या टर्शियरी प्रोसेस में। सपोज ये बी रेडिकल यहाँ पे बन गया और इसने ए और ए के साथ में रिएक्शन करा कि फिर से ये ए बना दिया वापस। इन्हें हम बनाना चाहते थे ए बी, लेकिन ये वापस बना रहा है बी बी और ए। समझ में आया? तो ऐसा भी हो सकता है, तो उससे भी क्वांटम यील्ड लो आती है। तो आई होप जो मैंने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है वो सब जो है ना वो आपके समझ में आए होंगे कि हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड क्यों आती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।